नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्म ही होती जा रही है, गर्माती ही दिख रही है। कभी लगता है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीब जा रही है, कभी लगता है शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी घनिष्ठता बढ़ गई है, कभी लगता है शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तीनों पार्टियां सत्ता में हैं, इन तीनों में बहुत बड़ी एकता है, ये बराबर एक दूसरे को पकड़ रखे हैं। फिर कभी लगता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना को क्षति पहुंचाने के लिए सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। फिर कभी लगता है कांग्रेस यही काम कर रही है। कभी लगता है कि भाजपा शिवसेना मिलकर इन दोनों को दूर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अस्थिरता बनी हुई है, महाराष्ट्र की राजनीति में अस्थिरता बनी हुई है। जबकि देखा जाए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना दोनों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ा था, दोनों को बम्पर जीत मिली है, बम्पर वोट मिले थे। दोनों भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को मिलाकर देखें तो स्पष्ट बहुमत है, सरकार 5 साल तक चले उसमें किंचित भी संदेह नहीं था। लेकिन राजनीति हुई, ऐसा हो राजनीति तो करना ही चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के चाणक्य, जिन्हें देश का भी चाणक्य माना जाता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी ने अपनी चाणक्य नीति अपनाई। उधर शिवसेना के चाणक्य संजय राउत जी पत्रकार हैं और उन्होंने अपनी चाणक्य नीति अपनाई। 2 चाणक्य इकट्ठा हो गए और असंभव सा काम संभव हो गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सहयोग से सरकार बन गई। तीनों दल के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री शिवसेना का है, उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री हैं। ये तो पुरानी बात है, इसमें नया कुछ नहीं। लेकिन आज की बात यह है, आज की मतलब अभी की बात, ताजी खबर यह है कि नाना पाटोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने। नाना पाटोले अपने मन की बात, अपनी मनोकांक्षा दिखाने लगे हैं। उनके अंदर क्या है, क्या भावना उनकी, क्या इच्छा है उनकी, ये बताने लगे हैं। देखिए, विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दे करके नाना पाटोले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार किए। तभी लग रहा था कि कुछ तो बड़ी योजना, कुछ तो बड़ी आकांक्षा के लिए नाना पाटोले एक कुर्सी जो 5 साल तक के लिए उन्हें मिली थी वो छोड़ के चले आए हैं। सरकार स्थिर है ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों दलों का, सरकार के तीनों घटकों के वैचारिक मतभेद इतने हैं। वैचारिक मतभेदों के कारण सरकार कब तक टिकेगी, कब तक रहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो निश्चित है कि 5 साल तक नहीं चलेगी। कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इसे मानने को तैयार नहीं है। उसका एक कारण सबसे बड़ा कांग्रेस है। कांग्रेस कभी किसी को अपने सहारे पनपने नहीं देती, इतिहास है। केंद्र में देख लीजिए, इंद्र कुमार गुजराल हों, देवेगौड़ा हों या चंद्रशेखर हों, इनको प्रधानमंत्री कांग्रेस ने अपने सहयोग से बनाया था। कितना दिन उनका सरकार टिकी, धराम कर दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का स्वभाव है, तो कांग्रेस ही इस सरकार के गिराने का कारण बनेगी। ये तो दिख ही रहा है, सबको दिख रहा है। दूसरा, जिस दिन शरद पवार जी चाह लेंगे उस दिन टाइट है फिस, उस दिन कांग्रेस सरकार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अपना काम कर डालेगी। अब नाना पटोले का एक बयान जो वायरल हो रहा है, उनका कहना है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच कह रहे थे कि उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री एक दिन बने। आगे कहा कि मैं भी यही चाहता हूं। तो नाना पाटोले अपनी इच्छा जता दिए हैं। इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी सुपुत्री सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की ख्वाब पाले हुए हैं। उनकी बहुत पुरानी इच्छा थी, एक बार अपने रहते अपनी पुत्री को मुख्यमंत्री देख लें। तो जो चर्चा है कि जिस समय भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटा, शिवसेना भाजपा गुट से दूर आई, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता अजित पवार के साथ मिलकर के भोर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण किए। उसी दिन से ये बात हो गया था कि कुछ तो नई चाल चली जा रही है। अजित पवार का जाना, शरद पवार द्वारा नौटंकी करना, फिर उनको वापस आना, ये तभी लग रहा था कुछ तो नया चला जा रहा है। खैर, इसके बाद सरकार गठित हो गई। उस समय बताते हैं कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के बीच में एक समझौता हुआ था कि भाई 2.5 साल मुख्यमंत्री आप रहोगे, क्योंकि 2.5 साल मुख्यमंत्री की मांग को लेकर के ही शिवसेना भाजपा से अलग हुई है। और बचा हुआ 2.5 साल
राष्ट्रवादी को दे देना और राष्ट्रवादी के नेता की सुपुत्री सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बन जाएंगी। ये एक चर्चा थी, लेकिन उसमें कांग्रेस भी उस समय अपनी तरफ से अड़चन, अपनी तरफ बाधा उत्पन्न कर रही थी। उसका कहना था कि वो क्यों ये त्याग, कितना त्याग करे, उसे क्या मिल रहा है। कांग्रेस का उस समय था कि सबको समान समान हिस्सा मिले, 20-20 महीने सबको मिले, या फिर 2-2 साल और 1 साल मिले। ये चर्चा थी, इस पर कोई अभी स्पष्टता नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल बन रहा है, नेताओं का मिलना जुलना, एक दूसरे विरोधी बयान देना, फिर मिल जाना, फिर आना, इससे लग रहा है कुछ तो खिचड़ी पक रही है। एक बात पक्का है, उद्धव जी ठाकरे अपने स्वर्गीय पिता बाला साहब ठाकरे को जो वचन दिए थे कि हम एक दिन शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो तो उन्होंने पूरा कर लिया। और उन्होंने शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया था, लेकिन वचन तो ऐसा पूरा किया कि स्वर्गीय आदरणीय ठाकरे जी के सुपुत्र को, अर्थात खुद को ही मुख्यमंत्री बना लिया। और वो चाह नहीं रहे थे, सच्चाई यह है, उनको शरद पवार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दबाव डाला कि अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो ही शिवसेना का मुख्यमंत्री पद मिलेगा, वरना राष्ट्रवादी और कांग्रेस जो वरिष्ठ नेता हैं वो तैयार नहीं होंगे। खैर, वो उस शर्त को मान लिए, वो मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव जी मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिवसैनिकों के मन में एक प्रश्न तो बना हुआ ही है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से फील्ड में लड़ करके अपने उम्मीदवारों को जिताए हैं। मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद या इसके पहले के विधायक सांसद या नगर सेवक या ग्राम पंचायत, जहाँ जहाँ भी वो लड़े हैं, वो संघर्ष तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भ्रष्टाचार खिलाफी नारा बुलंद करके संघर्ष किए हैं और सफलता हासिल किए हैं। आज उनके सामने संकट जरूर खड़ा है कि जब चुनाव फिर आएगा, आदरणीय बाला साहब को दिया गया वचन तो पूरा हो गया, लेकिन जिस तरह का गठबंधन हुआ उसको लेकर के निचले स्तर के शिवसैनिकों में, ग्राउंड के शिवसैनिकों में यह चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या तर्क देंगे मतदाताओं के सामने। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सब धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं। शिवसेना श्रीराम भक्त कट्टर हिंदूवादी पार्टी थी, तो अब शिवसेना सत्ता में आने के बाद, धर्मनिरपेक्ष लोग सत्ता में आने के बाद धर्मनिरपेक्ष बन गई है। तो शिवसेना लोगों से भिन्न कैसी है, इस पर क्या तर्क देंगे, इसको लेकर के शिवसैनिक परेशान है। खैर, ये चुनाव आने के बाद की बात है, लेकिन जिस तरह का माहौल शुरू हो गया है, नाना पटोले का कहना, शरद पवार जी का कटाक्ष, शरद पवार जी द्वारा ये याद दिलाना कि आदरणीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे किस तरह वचन के पक्के थे, आदि सारे मुद्दे ये बहुत नॉर्मल नहीं चल रहे हैं। इसको सामान्य न माना जाए, कुछ तो बिटवीन द लाइन ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। नाना पटोले का बयान, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के सारे नेता अगला चुनाव अपने बल पर लड़ने की बात कर रहे हैं, यही हाल राष्ट्रवादी के भी है। तो गठबंधन धर्म में इस तरह के बयानबाजियां ठीक नहीं होती। तो ये ऑल इज नॉट वेल क्लियर है, लेकिन क्या नाना पटोले की इच्छा पूरी होगी? इस बीच में संजय राउत अपना चाणक्य नीति दिखा देते हैं और रह कह ही डालते हैं कि उद्धव जी ठाकरे 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई बिना सवाल किए ही वो ये जरूर कह देते हैं कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। बिना सवाल अगर कोई जवाब दे रहा हो तो इसका मतलब क्या है, ये अलग बात है। ये तर्क आप लगाइए। इस समय आज की तारीख में एक और मुद्दा चर्चा में है महाराष्ट्र की राजनीति में, वह जो 12 विधान परिषद सदस्यों के लिए 12 विधान परिषद के 12 रिक्त सदस्यों को मनोनीत किए जाने की प्रक्रिया शुरू ये सरकार ने की थी। वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने वाले 12 सदस्यों की सूची महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित करके राज्यपाल के पास कई महीने पहले भेज दी थी। वह राज्यपाल के विवेकाधीन का मुद्दा है। राज्यपाल उसे स्वीकार कर सकते हैं, मीन मेख निकाल के वापस कर सकते हैं, या उसको अनिर्णित रख सकते हैं। लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, उसको अनिर्णित रख दिया। इसको लेकर के जब उद्धव जी ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली गए थे, तो उनको दोनों और साथी जो मंत्री गए थे, उन सब ने कहा था कि ये मुद्दा हमने प्रधानमंत्री जी को भी कहा है कि हमारे 12 जो MLC का चुनाव चयनित होने से रुका हुआ है उसे स्पष्ट कराएं, क्लियर कराएं। ये तो पुरानी बात हो, प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे भी नहीं और उनको करना भी नहीं चाहिए। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, तो ये अलग मुद्दा है। लेकिन अब ये इस पर शिवसेना का मुखपत्र सामना हमेशा
व्यंग करता रहता है, टांट करता रहता है। संजय राउत जी शिवसेना मुख्य प्रवक्ता हमेशा डंक मारते रहते हैं, तो राज्यपाल पर भी डंक, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, उस पर भी डंक मारते रहते हैं। आज मामला ये है कि ये सवाल पूछा जा रहा है कि राज्यपाल जी वो सूची को क्लियर क्यों नहीं करते, या तो रिजेक्ट करके वापस भेज दें या उस पर हस्ताक्षर कर दें और 12 सदस्यों को विधायक बना दें, नामित कर दें। अब राज्यपाल का अधिकार है, राज्यपाल को अपने मूल प्रदेश उत्तराखंड जाना था। उस समय उन्हें राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, राज्यपाल के आदेश से सारा चपरासी से लेकर के सीपी तक और राज्य मंत्री से लेकर मंत्री तक सब जो कार्य करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल सर्वे सर्वा होता है। उसी राज्यपाल का विमान राज्यपाल को नहीं मिला। बताते हैं कि विमान बैठे उस समय उन्हें पायलट ने कहा कि हमें अभी इजाज़त नहीं आई है, राज्यपाल जी को उतरना पड़ा। तो क्या राज्यपाल इसे अपना अपमान नहीं समझेंगे? तो ये तो हो सकता है बड़ा मन रखें, अपमान न माने, राज्यपाल उतरे हैं, सामान्य यात्री की तरह एक जनरल विमान से चले गए हैं, उन्होंने कुछ नहीं टीका टिप्पणी किया, इस पर कोई वक्तव्य भी नहीं दिया। लेकिन ये बार बार सामना के मार्फत अथवा संजय राउत के बयान में टिप्पणी आती रहती है, डंक मारते रहते हैं राज्यपाल पर 12 विधायकों को लेकर के। अब एक थोड़ा सा पीछे चलें, राज्यपाल जो कर रहे हैं क्या इसके पहले के राज्यपालों ने ऐसा नहीं किया है? उन्होंने बदली नहीं कराया है? देश के सारे राज्यपालों के बारे में पता करें तो बहुत सारे राज्यपालों ने ये साहित्य क्षेत्र से, मेडिकल क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, कानून के क्षेत्र से लोगों को लिए जाने के लिए ये पद हैं। इनमें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। तो जो भेजे गए हैं वो सब राजनीतिक लोग भेजे गए हैं। तो नियमानुसार राज्यपाल अगर नहीं कर रहे हैं तो उनका कुछ बहुत बुरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। उससे मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट ने अपना फैसला लेगा, हाई कोर्ट अपना फैसला लेगा। लेकिन अब ये अलग बात है कि क्या हाई कोर्ट को राज्यपाल के विवेक पर भी फैसला लेने का अधिकार है या नहीं है, ये तो आगे विवेचना का विषय है। लेकिन जब इसके पहले माने करीब 7 साल पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार का समय समाप्त हो रहा था, उस समय भी इसी तरह के 12 नियुक्तियों का मामला था। उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे सी विद्यासागर राव, कांग्रेस के नेता थे और राज्यपाल बन के आए थे, बुजुर्ग थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने आनंद फानंद में जो नाम मिला 10 नाम भेज दिए और उस समय के राज्यपाल ने उसे तत्काल मंजूर कर दिया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उसमें जिन क्षेत्रों के लिए ये पद है क्या उन क्षेत्रों के लोग हैं, कुछ नहीं, मंजूर कर दिया। अब वो 6 साल के लिए आके बैठ गए जो लोग। तो 6 साल भाजपा का पूरा 5 साल कार्यकाल गया, देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो पद ही खाली नहीं हुआ, वो कोई पोस्ट वैकेंट नहीं हुई, वो कुछ नहीं कर पाए। विधान परिषद में उनकी बढ़त बनी रही। अब ये 12 सीटों का मामला है। अगर फिर ये हो जाता है, सरकार गिर भी जाती है, तो विधान परिषद में तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना का एक लीड रोल रहेगा ही रहेगा। तो ये वो भी राजनीति कर रहे हैं, राज्यपाल भी राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उनको तो सब सारे कदम जो भी उठाएंगे ये मान के उठाएंगे कि उनकी पार्टी का उसका फायदा हो, नुकसान ना हो। लेकिन जब तर्क दिया जा रहा है कि राज्यपाल गैर संवैधानिक असंवैधानिक काम कर रहे हैं, तो अरे जब उनका ही विमान वो सर्वे सर्वा उनको नहीं मिला, क्या वो संवैधानिक काम था? वो भी तो असंवैधानिक काम था ना, कैसे न किया? अरे बस सब पूरी सरकार पूरा प्रशासन उनके बिहाफ ऑफ काम कर रहा है और उनको विमान नहीं मिला, उनका ही विमान उनको नहीं मिला और एक भी एक्शन नहीं हुआ, कोई पायलट सस्पेंड नहीं हुआ, कोई प्रशासनिक सेक्रेटरी सस्पेंड नहीं हुआ, कुछ नहीं, सब एज इट इज है। तो ये तो निश्चित है वो भी इंसान है, उनको भी गुस्सा आएगा, वो भी नाराज होंगे। तो निश्चित है हो सकता है उनके मन में कुछ हो, लेकिन उन्होंने कभी व्यक्त नहीं किया है। लेकिन सरकार को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये इस समय राजनीति में काफ़ी उठापटक दिख रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा समय बताएगा, आगे आपके आएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए और हाँ, कमेंट जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।